स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने लागू कर दिया है और उसका पोर्टल भी केंद्र सरकार ने बनाया है। तो इसकी जो वेबसाइट है हम सबसे पहले आपको उस पर लेकर चलेंगे। इनकी जो वेबसाइट है देखिए, यहाँ पर टाइप करते के साथ ही जब आप गूगल पर टाइप करेंगे ई श्रम तो कुछ इस तरीके की वही इनकी वेबसाइट है ESHRAM तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सीधे आपको यहाँ पर पोर्टल पर लेकर चली आएगी। लेकिन अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ई लिखना है और उसके बाद SHRAM ई श्रम जब आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर ई श्रम पोर्टल पर जब आप आएंगे नीचे यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं। तो इनमें से आपको किसी पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये सब अलग वेबसाइट हैं। यहाँ पर क्या करना है, ई श्रम पोर्टल लिख देना है कुछ इस तरीके से, ई श्रम पोर्टल। जब आप इस तरीके से लिखेंगे ई श्रम पोर्टल तो यहाँ पर ये वेबसाइट निकल कर नहीं आती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इधर उधर घूमते रह जाएंगे। लेकिन ये सभी दूसरी प्राइवेट वेबसाइट हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, isram.gov.in इसको टाइप करना है गूगल पर। जब आप इसे टाइप करेंगे तब भी देखिए अभी वेबसाइट, क्योंकि ये नई है तो इस वजह से शायद ये वेबसाइट यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब आप ESHRAM को मिलाकर लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे तो सर्च नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पर करेंगे तो फिर ये सर्च होगा। ये देखिए ई श्रम होम पर आ जाएगी। ये देखिए ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की। अब आज हम इस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वेबसाइट को क्यों बनाया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसको जो है हैंडल करता है, वो इसे मैनेज करेगा। तो यहाँ पर इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की, यानी जो मिनिस्ट्री है उसका काम क्या है। तो अभी हम यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हिंदी में इसे कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी सामान्य रूप से श्रमिकों और समाज के गरीब, वंचित और वर्गों के हितों की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, विशेष रूप से उच्च उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक स्वास्थ्यकर वितरण बनाने के संबंध में। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब हम आते हैं मंत्रालय के बारे में, ई श्रम पोर्टल। जब आप ई श्रम पोर्टल पर आएंगे यहाँ पर तो ये देखिए ई श्रम पोर्टल जो है द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर अब मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है हमने, अब हम श्रम पोर्टल के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिए श्रम रोजगार मंत्रालय जो ये वही चीज़ है। श्रम रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों, यानी जो असंगठित श्रमिक कौन होते हैं, जैसे कोई रेहड़ी लगाने वाला है, कोई ठेला लगाने वाला है, एक दुकान प्राइवेट दुकान चलाने वाला, कोई ड्राइवर है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, तो उनका कोई डेटाबेस नहीं होता है। सरकार की कोशिश यह है कि इन सभी जो असंगठित श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं देश के अंदर, जितने भी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन सभी को एक पोर्टल बनाया गया है उनके लिए। यहाँ पर उन सभी का जो डाटा है वो इकट्ठा कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी सरकार की योजना आएगी उसके साथ डायरेक्ट ही उन्हें जोड़ा जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 जब आया था 2019 के बाद 2020 और 21 में कितनी तबाही मचाई थी देश और विदेशों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर भी। तो यहाँ पर क्या क्या था, भारत सरकार ने जब जो भी जिनके खाता खुला हुआ था, जो जनधन योजना में जिन लोगों का सरकारी खाता खुला हुआ था, तो उनके खाते में हर महीने 500 रुपये 3 महीने तक दिए गए थे। इसके साथ ही उन्हें अनाज चावल आदि भी दिया गया था। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि देश के अलग अलग कोनों से समस्याएं निकल कर आ रही थी कि कहीं पर जो है खाद की चोरी हो रही है, कहीं पर खाद कम दिया जा रहा है। तो मतलब सभी तक लगातार उसकी सीधे पहुंच नहीं हो पा रही थी। तो सरकार ने क्या देखा कि जो 500 रुपये सरकार ने दिए थे वो सीधे जो है लोगों तक पहुंच रहे थे। तो अब सरकार की कोशिश आगे भी यही रहेगी कि सीधे उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सारा डाटा इकट्ठा कर लिया जाएगा। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, ई श्रम पोर्टल जो विकसित किया गया है, इसमें एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा जो कि असंगठित श्रमिकों के लिए होगा और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आधार के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा, आपका व्यवसाय जो आप काम करते हैं वो होगा, आपका पता होगा,
आपकी शैक्षिक योग्यता कितना पढ़े हुए हैं आप, वो सब होगी। इसके साथ ही आप कौशल का प्रकार, किस तरीके का काम आप जानते हैं, क्या आप कर सकते हैं, और परिवार का विवरण आदि का यहाँ सभी डाटा होगा, ताकि उनकी रोजगार योग्यता की अधिकतम प्राप्ति हो सके। यानी जो आप रोजगार जिस तरीके का चाहते हैं, अगर आप अभी उसमें नहीं है, मजबूरी में कोई रोजगार आपको करना पड़ रहा है, तो आपको जो रोजगार मिलेगा वो आपकी योग्यता के अनुसार होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रोजगार योग्यता की अधिकतम प्राप्ति हो सके और आप ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सके और ज़्यादा जो है अवसर आपको मिल सके। इसके साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी श्रमिकों, यानी जो दूसरे राज्यों से आते हैं, दूसरे राज्यों में नौकरियां करते हैं, प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों जो घर वर बनाते हैं, और गिग और प्लेटफॉर्म यानी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस केंद्र सरकार तैयार करने जा रही है। इसके आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। इसके साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पर उद्देश्यों की। आज की जो ये वीडियो है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप मिस कर जाएंगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों आदि सहित सभी असंगठित श्रमिकों यूडब्ल्यू का एक केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण आधार के साथ किया जाएगा। यानी ये जो डेटाबेस बनाया जाएगा, सेंट्रल डेटाबेस, इसको आधार कार्ड के साथ अटैच कर दिया जाएगा। यहाँ पर असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो यूडब्ल्यू के MOLE द्वारा प्रशासित किया जा रहा है और बाद में अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी एकीकरण किया जाएगा। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों, विभागों, बोर्ड, एजेंसियों, केंद्र राज्य सरकारों के संगठनों के साथ API के माध्यम से उनके द्वारा प्रशासित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, वितरण के लिए जानकारी साझा की जा सकती है, जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा? जो लोग इस पोर्टल पर अब खुद को रजिस्टर्ड करेंगे। प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुहायता, यानी जो कल्याणकारी जो लाभ होंगे उनको आप तक सीधे पहुंच बन जाएगी और भविष्य सरकार भी आपसे सीधे अटैच हो जाएगी और आप भी सरकार से सीधे अटैच हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। भविष्य में देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो मैं पहले ही बात कर रहा था, भविष्य में कोविड-19 जैसी किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना। जैसे मानकर चलिए भविष्य में, जैसे भगवान न करे, जैसे कोविड-19 जैसी लहर आई थी कोरोना की 2019 के बाद 20 और 21 में कितनी बुरी तबाही मचाई थी देश के अंदर, तो उसमें जो है सब लोगों को बहुत जो है स्ट्रगल करना पड़ा। अभी भी लोग इससे उबर नहीं पाए हैं। अब भी कोशिश यही जारी है कि लोगों को कैसे भी करके इससे बाहर निकाला जाए और सरकार इस तरफ कदम उठा रही है, लोग खुद भी इस तरफ काफ़ी कदम उठा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि इस केंद्र और राज्य सरकारों के पास जो लोगों का डाटा होता है वो नहीं होता। वो क्या करना पड़ता है? बार बार उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है। इसमें क्या होगा? इसमें ई श्रम पोर्टल के माध्यम से वो डाटा केंद्र सरकार इकट्ठा कर लेगी और जैसे आप अगर किसी भी राज्य में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर इसके अलावा कहीं भी महाराष्ट्र, किसी भी जो देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो वहाँ पर सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार खुद की उसकी जो योजनाएं होगी उनके माध्यम से उनको डायरेक्ट बेनिफिट देगी। उनके अकाउंट के माध्यम से पैसे, जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी उन्हें बेनिफिट किया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर राज्य सरकारों को वो डाटा मांगती हैं तो उस डाटा को राज्य सरकारों को भी दिया जाएगा, ताकि आप जिस राज्य में रहते हैं, जैसे मानकर चलिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई ऐसी योजना लाती है कि लोगों को सीधे बेनिफिट किया जाए, तो उसमें कुछ पैसा दिया जाए, तो ऐसी समस्या में, कोविड-19 जैसी समस्या में या फिर किसी भी अन्य कोई भी योजना चलाई जाए, तो वो डायरेक्ट इस पोर्टल से इकट्ठा किए गए डाटा के आधार पर लोगों को दी जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आपको इस पर ज़रूर रजिस्टर कराना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी मैं और भी दे देता हूँ। ई श्रम यानी NDUW पोर्टल में कौन पंजीकरण कर सकता है? निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। एक असंगठित कार्यकर्ता, यानी आयु जो होगी उसकी 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बीच का कोई भी व्यक्ति इस पर रजिस्टर कर सकता है। EPFO और ESIC या NPS या सरकारी वित्त पोषित का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी उसका EPFO में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, ESIC में नहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर NPS आदि में भी उसको रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए।
असंगठित श्रमिक कौन है? कोई भी कार्यकर्ता जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित कार्यकर्ता, स्वरोजगार कार्यकर्ता है या मजदूर कर्मचारी है जिसमें संगठित क्षेत्र का एक कर्मचारी भी शामिल है, जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या सरकार का नहीं है, कर्मचारी को असंगठित श्रमिक सरकार मान रही है। पंजीकरण के लिए कौन किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी? पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आपको जो आवश्यकता होगी वो निम्नलिखित चीज़ें हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। एक तो आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसका आईएफएससी कोड भी आपको पता होना चाहिए। अगर आईएफएससी कोड आपको नहीं पता है तो वो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, गूगल पर बड़ी आसानी से आईएफएससी कोड पता चल जाता है। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर जब नीचे आते हैं कौन कौन है, यहाँ पर इनके अधिकारियों के आदि के सभी नंबर लिखे हुए हैं, ये स्पेशल सेक्रेटरी आदि के जो भी इनके नंबर हैं। तो ये इसके बाद जो है FAQ यानी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। असंगठित श्रमिक कौन है? कोई भी कर्मचारी जो घर पर काम करने वाला, स्वरोजगार करने वाला कर्मचारी है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाला वेतनभोगी कर्मचारी है या ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कर्मचारी कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है असंगठित क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर जो है असंगठित क्षेत्र क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यूनिट सेल ऑफ गुड्स सर्विस। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। यूएएन क्या है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 12 अंकों की एक संख्या है जो विशिष्ट रूप से असंगठित कर्मचारियों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद सौंपी जाएगी। यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा, यानी एक बार असाइन किए जाने के बाद ये कर्मचारी के जीवन भर अपरिवर्तित रहेगा। हेल्प डेस्क नंबर 14464 से कनेक्ट करने में समर्थ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ये सब यहाँ पर्सन आपको देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये सब यहाँ पर दिए गए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। क्या लाभ होगा वह अगर इस पर पंजीकृत करता है तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने श्रम पोर्टल विकसित किया है जो आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा। पंजीकरण के बाद उससे PMSBY के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा का कवर भी मिलेगा। भविष्य में असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आपातकालीन राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी भी दी गई। क्या कर्मचारी को ई श्रम में पंजीकरण के लिए कोई शुल्क देना होगा? कुछ भी शुल्क नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री है। ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना, यहाँ पर कुछ योजना है जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना, एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स, इन सबको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन NPS ट्रेडर्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, PDS है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP ओल्ड एज प्रोटेक्शन है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स रिवाइज्ड। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिनके जरिए लोगों को यहाँ पर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए लोगों को उनका फ़ायदा भी दिया जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं तो MGNREG मनरेगा जिसे हम बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सब योजनाएं भी यहाँ पर हैं। एक्ट एंड रूल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सभी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं। मीडिया, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी देख सकते हैं। स्टेक होल्डर, कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जुड़ा हुआ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें, लाइन मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभाग, श्रमिक सुविधा केंद्र और फील्ड संचालक, और इसके साथ ही अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड देयर फैमिलीज, UIDAI, NPCI, SIC एंड EPFO, CSC, SPV, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर, बहुत सारे लोग इसके साथ सरकार के साथ जुड़े हैं। इसमें जो यहाँ पर लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति प्रदान करने में सहायता करेंगे, यानी जहाँ पर अगर ऐसी कुछ वैकेंसीज निकलती हैं तो उनके माध्यम से भी लोगों को उनके साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ पर यूज़र गाइड है, यूज़र गाइड में आपको गाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से
कंटेंट अवेटेड है, अभी यहाँ पर ऐसा कोई कंटेंट है। डेमो रजिस्ट्रेशन वीडियो देखियो डेमो रजिस्ट्रेशन वीडियो यहाँ पर आएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को। कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट अस, हेल्प डेस्क, ग्रीवियंस, एडमिन, और इसके साथ ही अब यहाँ पर हम इनके होम पेज पर एक बार आकर जल्दी से आपको बता देता हूँ ताकि ये वीडियो जल्दी से हम खत्म कर सकें। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, कैसे वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर CSC लोकेटर है। अभी तक यहाँ पर कुल जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर जो किए गए हैं, वो 5,99,509 लोग हुए हैं, और ये बहुत जल्दी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर ऑन ई श्रम, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने खुलकर आ जाएगा NDUW। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मैं दोनों को जल्दी से बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, सब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका आधार नंबर चाहिए। ये मैं हिंदी में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आधार संख्या होनी चाहिए आपके पास, आधार लिंक आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, बैंक के खाते का विवरण होना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट आपका होना जरूरी है, और आपकी उम्र जो है यानी आयु जो है वो 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो कि डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1961 से 29/8/2005 के बीच होनी चाहिए। अब हम इसे जो है अंग्रेजी में करने की कोशिश करेंगे, हालांकि मैं हिंदी में बता देता हूँ। स्वयं पंजीकरण कैसे करना। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर आधार नंबर डालना, कैप्चा कोड जो ये कोड है ये वाला यहाँ पर फीड करने देना है। क्या आप इसके सदस्य हैं, क्या आप कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन के सदस्य हैं, अगर हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद OTP भेजा जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका यूज़र जनरेट हो जाता है। इसके साथ ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ये इंग्लिश में फॉर्म है, इस तरीके से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके बारे में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको तुरंत उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई नई वीडियो पहुँचती रहे। इसके लिए आपको घंटी का बटन भी दबा देना है।